आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। और आइए देखते हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हालांकि 50 से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका जून में जो होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और यूजीसी नेट का ही यह पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बिल्कुल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही जो आपका टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं वह भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी नेट के लिए महत्वपूर्ण है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण होगा ही। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी वैकेंसी है हिंदी एग्ज़ाम के लिए, बाकी टीजीटी पीजीटी उसके नीचे ही है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और मेन आपका यह पीवाईक्यू नेट परीक्षा का है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। यह सभी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको देख सकते हैं। हम केवल सही ऑप्शनों की बात करेंगे, सभी में वहीं 1 2 3 4 सब ऑप्शन दिया गया है, बस ऊपर आगे पीछे करके दिया गया है कि कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे हम पहले सही बता देते हैं फिर उसकी व्याख्या करते हैं। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाओं का एकांतवासी योगी, फिर उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, उसके बाद सांध्य अटन। मतलब दिए गए जो रचना है उसके अनुसार इन चारों का यही क्रम होगा। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमें कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कई क्वेश्चन मतलब इसमें आपका बन जाएगा पूरी श्रीधर पाठक की रचनाओं का जो प्रमुख रचना है उसके रचना काल इस प्रकार से हैं। मनोविनोद 1882, हिमालय 1885 का, एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम 1989। यह तो सभी आपके प्रमुख दे दिए गए हैं, उसमें 4 दिया था तो उसी को लगाना था। गुणवंत हेमंत 1908, श्रांत पथिक 1902, ऋतु संहार है। कभी कभी जिसका एग्जैक्ट नहीं पता रहता है या कहीं पे नहीं मिलता तो उसका नहीं देता है। कश्मीर सुषमा 1904, मोनास्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा, इसके बाद धन विजय, सांध्य अटन 1918 का है, भारत गीत 1928 का है। ठीक है, 1928 का। और जिसका एग्जैक्ट पता नहीं रहता उसका लगभग आपका कालक्रम में नहीं देता है, या फिर देगा भी तो इस एक अंदाज से कि इसके बाद यह है, उससे आप उसको लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाशन। देखिए एक चीज़ और छूट गया ना, नोट। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी, मतलब यहाँ पे आप जितना धैर्य का परिचय देंगे उतना ही आप की तैयारी सशक्त होगी। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या फिर ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। आपके सामने यह ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, गीतिका, अड़िमा, अर्चना और आराधना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की काव्य रचनाओं के क्रम को देखते हैं, कब का है सन सहित। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1900। देखिए गीतिका की रचना की बात की जाए तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, जहाँ तक हमें लगता है 1933 दिया है, और आप कमेंट करके बताइएगा यदि आपको पता है तब। उसके बाद मतलब कि हम क्या करेंगे कि इसका सही से देखकर खोज कर या आपका कमेंट में हम इसको बता देंगे गीत का। बाकी आप लोग को जिसको पता है एग्जैक्ट अच्छे से पता है वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देगा। बाकी आप कमेंट में पिन किया हुआ ये इसका आंसर देख लेंगे। आगे भी यदि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी देख लेंगे। ठीक है, गलत चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, भले ही देर से पता चले लेकिन हमें सही चीज़ पता चले। तुलसीदास 1938 है, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943 का, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य का काई यहाँ पे कितनी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सांध्य का कली होना चाहिए ना, तो आप इसको भी बताइएगा। सांध्य का कली 1969 का। ठीक है, तो यहाँ पे 1969 है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा।
तो 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले अंधा कुआं, फिर बकरी, फिर एक तारे की आंख, उसके बाद कोर्ट मार्शल आएगा। इसके क्रम को हम देखते हैं तो प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे नाटक और नाटककार। अंधा कुआं 1955 का है, ऐसे हमें देखना चाहिए, पहले हमें पता चलना चाहिए कि किसका है सन, उसके बाद में। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है 1955 का। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 का, यह तो सिलेबस की रचना है बकरी। एक तारे की आंख आपका मणि मधुकर का है 1980 का। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है 1991 का। प्रकाशन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। रानी केत की कहानी, उसके बाद वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती, उसके बाद परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपके सिलेबस में, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। रानी केत की कहानी आपका है, इसका रचनाकाल मतलब एक एग्जैक्ट नहीं है, कई सालों के अंतराल पे रहता है। तो उस समय क्या है कि इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि 1798 से लेके 1803 के बीच इसका रचनाकाल माना जाता है। रचनाकार ईसाल खां है और विधा क्या है, कहानी है, यह सब सभी को पता होता है। रानी केत की कहानी, ईसाल खां, बस इतना पता रहता है। आप और चीज़ क्या जानेंगे, 1798 से लेकर 1803 इसका प्रकाशन वर्ष है और कहानी है। वामा शिक्षक किसका है, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है, 1872 का है, उपन्यास है। भाग्यवती किसका है, श्रद्धाराम फिल्लौरी का। श्रद्धाराम फुल्लौरी और कब का है, 1877 का, उपन्यास है। परीक्षा गुरु नेट के सिलेबस में लगा हुआ, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, 1882 का है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। कई बार यह बहुत फेमस हो चुकी है यह पंक्ति, और लगभग सभी लोगों को यह पता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, कितना है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो पहले सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, उसके बाद कामायनी एक पुनर्विचार, उसके बाद अधूरे साक्षात्कार, और लास्ट में आएगा वाद विवाद संवाद। अब देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष और उसके लेखक कौन है। सबसे पहले हमें लेखक याद करना पड़ता है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है, शिवदान सिंह चौहान का। कब का है, 1954 का। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है और 1961 का है। अधूरे साक्षात्कार नेमिच, ये तो बहुत फेमस है, कामायनी एक पुनर्विचार। इसके बाद अधूरे साक्षात्कार किसका है, नेमिचंद जैन का है, 1966 का। वाद विवाद संवाद किसका है, नामवर सिंह का, 1989 का। अब आगे बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों से। इसके बाद देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम, मतलब अनुक्रम पूछा है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। इसका जो सही जवाब है वो तो ऑप्शन नंबर 1 है। अरस्तु आएंगे सबसे पहले, फिर कॉलरिज आएंगे, उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड आएंगे और लास्ट में आएंगे टी.एस. इलियट। लास्ट मतलब 2-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन पहले कौन बाद में आएगा। आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। अरस्तु, ठीक है, अरस्तु कब के हैं, 384 से 322 ईसा पूर्व के हैं, ठीक है, BC के। कॉलरिज, इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। तो कॉलरिज का जन्म 1772 में है, मृत्यु मत याद रखिए, ठीक है, ज़्यादा विद्वान मत बनिए। तो कॉलरिज 1700 जो पूछा जाता है उसी पे हमें बस टारगेट आपको दिखना चाहिए, और क्या, चिड़िया की आंख दिखना चाहिए जैसे अर्जुन को दिख रहा था। कॉलरिज 1772 के हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड 1882 के, टी.एस. इलियट 1888 के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या होगा? और इसका सही जवाब सीधे हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सही चीज़ें दिमाग में जाएं। भारती, सात्वती, कौशिकी, आर्यभट्टी। तो यह भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है। सबसे पहले भारती, फिर सात्वती, कौशिकी और फिर आर्यभट्टी, ठीक है। और यहाँ पे आप आरेख के रूप में भी देख सकते हैं, भारती, सात्वती, कौशिकी और
कौशिकी के बाद आर्यभट्टी। अगला क्वेश्चन है, जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम क्या होगा। और यहाँ पे आलोचकों की बात की जाए तो सबसे पहले मतलब सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल आएंगे, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, उसके बाद रामविलास शर्मा, और चौथे नंबर पे डॉक्टर नगेंद्र आएंगे। जन्म भी देखना जरूरी है, जन्म पता रहेगा तभी तो यहाँ पे हम कर पाएंगे। शुक्ल का जन्म 1884, नंद दुलारे वाजपेयी का 1906, रामविलास शर्मा कब हुआ था, 1912 में, डॉक्टर नगेंद्र का 1915 में। शुक्ल 1884, नंद दुलारे 1906, रामविलास 1912, नगेंद्र 1915। अब बढ़ते हैं इधर हल्के हल्के कदमों से, थोड़ा सा कदम तेज करते हैं। अगला है आपका, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। इधर 4 ऑप्शन दिए हैं और दूसरी तरफ 5 ऑप्शन दिए हैं। काहे 5 दिया है, फंसाने के लिए, कठिन बनाने के लिए, ताकि आप गलत करें उसके लिए ऐसा देते हैं नेट वाले। तो इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिलाएंगे तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का 5वां, डी का तीसरा, ठीक है। ए का दूसरा मिला हुआ है, इसके बाद बी का चौथा है। हमें सही चीज़ें देखनी है, गलत हमें चीज़ नहीं बतानी है, हमें गलत चीज़ें नहीं पता करनी है। हम तो PYQ देख ही रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देख ही रहे हैं, तो इसमें भी हमें क्या है, सही चीज़ें लेके चलना है। देखिए ऑप्शन ए के कहाँ पे जाएगा, हौ सब कभी न केर पछी लगा, यह कहाँ पे जाएगा आपका, यह किसका है, जायसी का है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, यह तुलसीदास का है। सी आपका है, प्रभु जी हाँ पतितन की टीको, यह किसका है, यह थोड़ा सा छुप रहा है, यह सूरदास का है। किसका है, सूरदास का। इसके बाद डी है, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सूर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, यह किसका है, मलुकदास का। हाँ वही मलुकदास, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। नो आलसी लोग उसको याद रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ सब कभी न फेकेर पछी लगा, जैसी का, कवित विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास का। प्रभु जी हाउ पतितन कोटि को सूर का, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाकी चेरे, मलुकदास का। तुम निज जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, कबीरदास का है। कबीरदास का है क्योंकि उसमें 4 ही दिया था तो 4 में तो मिला लिए, लेकिन एक मतलब ये अपने से दे दिया कि जो कबीरदास ऑप्शन में था उनकी कोई पंक्ति, तो यह भी याद रखिए। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रचना है और रचनाकार के साथ मिलाना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे भी है, एक आपको फंसाने के लिए दिया रहता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इधर आपके इधर रचनाकार हैं, इधर आपके कौन है, इधर रचना और इधर रचनाकार, ठीक है। तो इसका हम लोग सीधे आंसर देखते हैं, ताकि बिल्कुल यह पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा गया था, चंदन मला रास किसकी रचना है, यह क्वेश्चन तो आया था। राउल वेल किसका है, रोडा कवि का या रोड कवि, रोडा कवि भी कभी कभी यहाँ पे देता है, तो रोडा कवि। खुमार रासो दलपति विजय, यह तो बहुत ही फेमस है। चंदन मला रास आसगु कवि का है। योगचर्या किसका है, डोम्भिपा का, डोम्भिपा ना, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा रचनाओं और रचनाकारों को। आगे देखते हैं, इधर काव्य कृतियों को कवियों के साथ मिलाना है। इधर आपके कवि हैं, इधर काव्य कृतियाँ हैं। तो यहाँ पे सियाराम शरणगुप्त से लेके यहाँ पे देखते हैं कौन किसका है। सियाराम शरणगुप्त का मौर्य विजय है 1914 का। बाल्की शर्मा नवीन का विप्लव गान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का वहीं बुंदेली हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
चमक उचेटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। वहीं जो इनका राही कहानी जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान राखी की चुनौती है इनका। इसके बाद गया प्रसाद शुक्ल सनेही का राष्ट्रीय तरंग है। नागार्जुन का सतरंगे पंखों वाली 1959 का है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। एक चुनौती आपके सामने यहाँ पे रहेगी मिलाने की। तो आइए यहाँ से हम लोग सीधे सीधे देखते हैं। एक साथ नहीं दिख रहा है फिर भी चलिए ऊपर नीचे करके देख लेंगे। ध्यान देने वाली बात है। चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। तो यहाँ पे यह पंक्ति किसकी है? अज्ञे की है। अज्ञे की यह पंक्ति है। ठीक है। इसके बाद आपका है परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है राग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। मुक्तिबोध का यह पंक्ति है। इसके बाद पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में, यह धर्मवीर भारती का है। इसके बाद मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, यह दिनकर का है। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, बात ही यह शमशेर का है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर को। अगला क्वेश्चन है रचनाओं और रचनाकारों को मिलाना है। इधर आपके रचनाकार दिए गए हैं, इधर रचनाएं दी गई हैं। तो आइए मिला लेते हैं। देखिए मधुलिका जो है वह है राम शुक्ल अंचल का, या राम शुक्ल अचल का, रामेश्वर शुक्ल अचल का है। और मधुलिका 1938 की 38 की रचना है। प्रभात फेरी भी 1938 का नरेंद्र शर्मा का है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर का है। काठमांडू की पहली सांझ शिव मंगल सिंह सुमन की है। मौर्य विजय अभी हमने देखा था सियाराम शरणगुप्त का है, 1914 का है। अगला क्वेश्चन है उपन्यासों को उनके विषय वस्तु के साथ मिलाना है कि किसका विषय वस्तु क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिलाना है। मुझे मतलब हम सबको, नहीं किसी का गम। देखिए इधर उपन्यास है, इधर प्रकाशन है। बस वहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया था कि उपन्यास को विषय वस्तु के साथ मिलाना है, लेकिन उसके साथ हमने क्या याद कर लिया कि इसके प्रकाशन कब हुआ और इसके लेखक कौन है। तो हमने कई क्वेश्चन एक साथ देख रहे हैं ना। अपना मोर्चा है काशी। देखिए हमें ऐसे देखना होता है। अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए। और कब का है? 1972 का। इसका विषय क्या है? छात्र आंदोलन। ठीक है। मुझे चार्ज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, 1993 का। इसका विषय है रंगमंच और सिनेमा संसार। दिलोदानिश सर्वा कितना गलत दिया। तो यहाँ पे दिलोदानिश है। दिलोदानिश नाम का कोई लेखक नहीं है। यह आपका है कृष्णा सोबती का। किसका? कृष्णा सोबती। ठीक। दिलोदानिश। और इसकी जो विषय है मुस्लिम संस्कृति पे आधारित है। अनामदास का पोथा 1976 का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। औपनिषदिक आख्यान इसमें है। तमस भीष्मसानी का 1973 का। सांप्रदायिक संघर्ष पे आधारित है, विभाजन पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है इधर मिलाना है पात्रों को और नाटकों के साथ। तो आइए मिलाते हैं। देखिए पात्रों की बात की जाए तो सूर्यमुख लक्ष्मी, पहले हम जान लें कि नाटक कौन है, इसमें का पात्र कौन है। 3 चीज़ जानने के बाद पात्र देखेंगे। इस प्रकार से देखना है। सूर्यमुख लक्ष्मी नारायण लाल का है, 1968 का है। इसमें पात्र जो प्रमुख पात्र है वेणुरति। इसके बाद आपका देहांतर आचार्य नंदकिशोर का 1987 का है। पात्रों की बात की जाए तो देवयानी है, ययाति है, शर्मिष्ठा। चंद्रगुप्त की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद का है, 1931 का है। नेट के सिलेबस में लगी हुई रचना। कुछ पात्रों की बात की जाए इसमें तो मालविका, कल्याणी, सुवासिनी और कान ने लिया है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का 1958 का है। इसमें मल्लिका है, अंबिका है, कालिदास है, मातुल है, विलोम है, दंतुल है।
ये सब है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आलोचना ग्रंथों और आलोचकों को मिलाते हैं। तो इसमें आपको देखिए, इधर आपका आलोचना ग्रंथ है और दूसरी तरफ आलोचक दिया है। इधर हम लोग आंसर देखते हैं। ये सब आए हुए प्रश्न है। साहित्य क्यों है विजय देव नारायण शाही का 1988 का। भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी का 1964 का। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का 1974 का। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्री का 1980 का। नई कविता शक्ति और सीमा जगदीश गुप्त का है। अगला है कि ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। इधर ग्रंथ है, उधर रचनाकार दिया है। तो यहाँ पे यह भी आपका आलोचना से ही जुड़ा है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, 1949 का। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1952 का है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा का है और यह 3 भागों में आपका प्रकाशित हुआ था। निराला की साहित्य साधना 1969, 72 और 76 में। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंदूलाल वाजपेयी का है, 1978 का। ठीक, तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए हैं। ये क्या दिया है निर्देश? हाँ, निर्देश फना का अर्थ रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है। ठीक तो है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? हुज्वेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? तो फना का अर्थ क्या है? किसी वस्तु, फना हम लोग बहुत सुनते हैं ना, उस पर वह फना हो गया, फना हो गई, फना है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान जैसे हो गया और उसे पाने की इच्छा से विरत होना क्या कहलाता है? फना। इसके बारे में भी हमें देखना जरूरी है ना, पूछा गया है क्वेश्चन। हुज्वेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुज्वेरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहना से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं या परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है रोला छंद में। रास पंचाध्यायी किस भक्ति शाखा के कवि नंद दास के द्वारा रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण रासलीला की अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। अगला क्वेश्चन है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन राम ने रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आए। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो यह सही जवाब है अहल्या के। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन राम ने रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आए। तो यह पंक्ति आपकी जब भगवान श्री राम ने विचार अहल्या ने व्यक्त किया है। और कब यह आया था? जब भगवान श्री राम अपने पत्नी कौन सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास हेतु वन गए थे। उस समय भगवान श्री राम ने श्रापित अहल्या के अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया था। तो यह इसी पे कहा गया है। तो अहल्या की है, अहिल्या अहल्या। अगला क्वेश्चन है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो राम सीता के विवाह पे किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गवाया है? तो केशवदास कर सकते हैं। कौन? केशवदास। केशवदास जी ने राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। केशवदास की रामचंद्रिका 1901 की प्रबंध काव्य में है, जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पे आधारित है। 39 प्रकाशों या फिर सर्गों में विभक्त है।
अगला है अच्युत तरन तरंगिनी शिव सिर माल तिमाल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है, इस दोहे का नाम है रचनाकार का रहीम। ठीक है, रहीम दास जी हैं। बाकी रसखान की भी कुछ पंक्तियां देखते हैं, कुछ मतलब एक पंक्ति, ब्रह्म मैं ढूढ़ायो पुरानन गानन बेदरिया सुनी चौगुने चायन रसलीन का कद दिखाए कामिनी दई दामिनी को यह बाँ थर थरास्ती सो तन फिरे फरफरात घनमा। राम सहाय का है वृंदावन बिहरत फिरे राधानंद किशोर नीरद दामिनी जाने संग बोले डोले। और निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, सुजान हित प्रबंध नहीं है। बाकी आपका प्रबंध काव्य इसी में प्रबंध लगा है और यही नहीं है। बाकी चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित, यह सब प्रबंध काव्य है। और किसका है? चंडी चरित आपका गुरु गोविंद सिंह का प्रबंध काव्य, सुजान चरित सूदन कवि का प्रबंध काव्य, रामचरित सुरती मिश्र का प्रबंध काव्य है, सुजान हित प्रबंध घनानंद का है काव्य ग्रंथ है। अगला है लिखन बैठी जाकी सब गति गही गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, एक लाइन दे देगा, 2 लाइन दे देगा, उसमें से कोई शब्द उठा के पूछ देता है कि इसका अर्थ क्या है। तो बात करें इसके अर्थ की सभी का, तो सभी का अर्थ है चित्र। और कैसा? नायिका के समान। लिखन बैठी जाकी सभी, सभी का मतलब चित्र, नायिका के समान। सभी गही गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरी क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ चित्र यानी नायिका के समान है, अर्थात जो चित्र का चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार, चतुर चालाक, चितेरे प्रेमी तथा क्रूर निर्दय सब प्रकार के व्यक्तियों का मोहित करे, अर्थात उसे पीछे पीछे सभी शब्द। अरबी का सभी है जिसका अर्थ है यथार्थ चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसा हुबहू हो। गीति ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सही जवाब है रसनिधि है। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। रसनिधि की अन्य रचनाएं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त है बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल है। रसिक गोविंद की रचना है रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, उसके बाद युगल रस, माधुरी, समय प्रबंधन, लक्ष्मी चंद्रिका, अष्टेश भाषा। सुरती मिश्र की रचनाएं की बात की जाए तो अलंकार माला, रसरत्न माला, रसग्राहक, चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर है। श्रीपति की रचनाएं काव्य सरोज तथा रस सागर, कवि कल्पद्रुम है। ठीक, अगला है शकुंतला नाटक किसकी रचना है? इसको थोड़ा बड़ा करें। हाँ, आप सही है, शकुंतला नाटक है नेवाज की रचना। किसकी? नेवाज कवि, नेवाज जो हमारे रचनाकार हैं। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है, यह ब्रजभाषा में है। यह भी पूछा जा सकता है किस भाषा में है। नाटक है, जैसे कालिदास की भी तो रचनाएं नाटक हैं बहुत सी। तो शकुंतला नाटक ब्रजभाषा में है, 1680 का है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ है। ठीक है, पहले काव्य ग्रंथ ही लिखे जाते थे और कालिदास की भी तो रचनाएं आपके उसी प्रकार से हैं, लेकिन नाटक रूप में लिखा गया है। उसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इसे इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? सही जवाब है ब्रजवासी दास ने सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे।
इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, नामक ग्रंथ में चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भाव पर भी चौपाई में रखे गए हैं, भाव भी चौपाई में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह हम लोग आखिरी क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन मतलब कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है भ्रमरदूत नहीं है। भ्रमरदूत नहीं है, यह सत्यनारायण कविरत्न की है। बाकी जगन्नाथ दास रत्नाकर का हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक है। भ्रमरदूत नहीं है। भ्रमरदूत किसका है? भ्रमरदूत ब्रज भाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न जी का है। इसके अलावा प्रेम कली भी इन्हीं का है। किसका? यही सत्यनारायण कविरत्न का। कविरत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित करवाया। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और लाड़ मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद देखते हैं गंगावतरण रचनाओं। प्रमुख रचनाओं में गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला कब का है? 1894। श्रृंगार लहरी, कलश काशी, विराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। ठीक है। रत्नाकर उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी नाम से लिखते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे एंड क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनात्मक समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। एशियन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया है रत्नाकर ने। रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला है कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कठिन हो जाते हैं क्योंकि नहीं पूछ दिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें पता रहेंगी तभी तो उसमें से एक नहीं हम छाट पाएंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आज अभी आँखों से। बाकी इनकी हैं कभी कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सब कविताएं हैं। देखते हैं कौन कौन है। कुछ कविताएं हैं, ठीक है। कुछ कविताएं यहाँ पे कुछ कविताएं हैं, ठीक है। कुछ कविताएं हैं 1959 का, कुछ और कविताएं 1961 का, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 का, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998 आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की है। अगला क्वेश्चन है कहाँ हो आए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बाकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन यानी प्रेमघन के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इनकी जो है प्रेमघन का पंक्ति देखते हैं। निर्धन दिन दिन होत है भारत भू सब भांति, ताहि बचाए न को सकत निज भुज बुद्धि बलकाती। निज भाषा उन्नति से यह मिलता जुलता लग रहा है ना प्रेमघन का। इसके बाद अगला है प्रताप नारायण मिश्र का, नौन तेल लकड़ी घास हो घर टिकस लगे, जहाँ चना चवैनी मोल मिले, जहाँ दिन प्रजा कह। यानी यहाँ पे हर चीज़ों पे टैक्स जो लग रहा था उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है अंग्रेजों के समय में। इसके देश भाषा मतलब अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इन्होंने व्यंग किया है। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, यह किसका है? अंबिका दत्त व्यास का। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का, अंबिका दत्त व्यास का, अंबिका दत्त व्यास का। तो यह सभी रचनाएं आपके सामने रही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के वीडियो हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।